ये कहानी है दो परिवारों की, एक एसी की, और उस एसी ने जो तूफान लाया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। गर्मी का पहला महीना, रमेश शहर से लौटा है, ट्रक पर एसी लदा है। रमेश खुश होकर, सुनीता, देख क्या लाया हूं। अब इस गर्मी की हिम्मत नहीं जो हमारे घर में घुसे। अरे वाह, पर इसका बिजली का बिल भरूंगा, पर गर्मी में तड़पूंगा नहीं। 2 साल की मेहनत लगाई है इसमें। पड़ोस से कमला खिड़की से झांकती है। कमला मन में एसी असली वाला, इनके घर में ठंडक आ गई। अपने घर की तरफ देखती है। पुराना पंखा खड़खड़ाता है। और हमारे घर में ये खटारा। अगला दिन दोपहर के 1 बज रहे हैं। धूप आग जैसी। कमला मीठी आवाज में, सुनीता भाभी, जरा एक कप चाय पिलाओगे? अकेले बोर हो रही थी। सुनीता हंसकर, आओ आओ कमला। कमला अंदर आती है। एसी की ठंडी हवा लगती है। आंखें बंद कर लेती है कमला, राहत की सांस लेते हुए। वाह भाभी, क्या ठंडक है, जन्नत है जन्नत। रमेश ने लगवाया है, बहुत अच्छा लग रहा है। भाभी, बस थोड़ी देर बैठूं? घर में तो तवे पर रोटी की तरह जल रही थी। अरे बैठो बैठो, कोई बात नहीं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कमला का आना बंद नहीं हुआ, बल्कि समय बढ़ता गया। डे 4, दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक कमला वहीं बैठी है। सुनीता खाना बना रही है। कमला सोफे पर लेटी टीवी देख रही है। कमला आवाज लगाते हुए, भाभी, वो सीरियल लगाना जरा, 2 बजे वाला। सुनीता रसोई से मन में खींचते हुए, रोज आ जाती है, मेरा काम रुक जाता है, चाय पानी अलग। बाहर आकर मुस्कुराते हुए, हाँ लगाती हूँ। शाम को रमेश घर आता है। कमला अभी भी वहां बैठी है। रमेश हैरान होकर, कमला भाभी, अभी तक यहाँ? कमला बेझिझक, हाँ भैया, घर में बहुत गर्मी थी, यहाँ ठीक लग रहा था। कमला के जाने के बाद रमेश धीरे से, सुनीता, ये रोज का क्या है? मैं क्या करूँ, खुद चली आती है, मना करूँ तो बुरा लगे। बिजली का बिल हम भरे, ठंडक वो ले, और तुम्हारा पूरा दिन भी। पड़ोसी है रमेश, थोड़ा सहना पड़ता है। रमेश गहरी सांस लेकर, ठीक है, पर एक हद होती है। पर सच्चाई ये थी कि कमला के पति देवेंद्र को पता ही नहीं था कि उनकी पत्नी रोज पड़ोस में बैठती है। देवेंद्र दोपहर को जल्दी घर आता है। घर में ताला। देवेंद्र पड़ोसी से पूछता है, कमला कहाँ गई? पड़ोसी हंसते हुए, अरे वो तो रोज रमेश के घर रहती है, एसी है ना वहाँ। देवेंद्र का चेहरा सख्त हो जाता है। देवेंद्र मन में, रोज? और मुझे पता भी नहीं। अगले दिन सुनीता ने हिम्मत करके दरवाजा नहीं खोला। कमला घंटी बजाती रही। कमला बाहर से, भाभी, भाभी, मैं हूँ कमला, दरवाजा खोलो। सुनीता दरवाजा खोलती है। सुनीता थोड़ा रूखे स्वर में, कमला, आज थोड़ा काम है मेरा, मेहमान आने वाले हैं। अरे कोई बात नहीं भाभी, मैं कोने में चुप बैठूंगी, बस थोड़ी देर। सुनीता कुछ नहीं कह पाती। कमला अंदर आ जाती है। सुनीता मन में, इसे शर्म नाम की चीज है ही नहीं। रात को रमेश और सुनीता की बात। सुनीता, कल से एसी बंद रखो दोपहर को। पर हमें भी तो गर्मी लगेगी। 2 घंटे सह लेंगे, पर ये रोज का नाटक नहीं चलेगा। हमने एसी अपने लिए लिया है, पड़ोस के लिए नहीं। रमेश, एक बात सोचो, सीधे मना करने से दुश्मनी हो जाएगी। गांव में रहना है तो क्या करें, चुप रहें? मैं एक तरीके से बात करती हूँ उससे, समझदारी से। अगले दिन कमला आती है। सुनीता प्यार से बैठाकर, कमला, एक बात पूछूं, बुरा मत मानना। हाँ भाभी, पूछो। देवेंद्र भैया को पता है कि तुम रोज यहाँ आती हो? वो तो दिन में काम पर होते हैं। हाँ, पर कमला, कल वो घर आए थे और तुम यहाँ थी। पड़ोसी ने बताया उन्हें, उनका चेहरा देखा था मैंने। कमला का चेहरा उतर जाता है। सुनीता धीरे से, कमला, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, पर सोचो, अगर कोई रोज तुम्हारे घर आकर बैठे तो तुम्हें कैसा लगे? लंबी चुप्पी। कमला नजरें झुकाकर, भाभी, मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं। उसी शाम कमला के घर देवेंद्र गुस्से में, कमला, सच बताओ, रोज रमेश के घर क्यों जाती हो? वो गर्मी बहुत लगती थी, एसी है उनके घर में। देवेंद्र तेज आवाज में, और मेरी इज्जत? गांव में लोग क्या कहेंगे कि देवेंद्र अपनी बीवी को पंखा भी नहीं दे सकता? कमला रोते हुए, मैंने बस गर्मी से बचने के लिए। गर्मी से बचना था तो मुझसे कहती, मैं कुछ करता, पर तुमने मुझे बताया भी नहीं और पड़ोसी के घर डेरा जमा लिया। देवेंद्र बाहर निकल जाता है गुस्से में।
देवेंद्र गुस्से में सरपंच काका के पास जाता है। काका, रमेश की बीवी मेरी बीवी को बहकाती है, रोज बुलाती है अपने घर। सरपंच काका शांति से। बेटा बैठो, रमेश की बीवी बुलाती है या तुम्हारी बीवी खुद जाती है? देवेंद्र चुप हो जाता है। दोष दूसरे पर डालना आसान है, पर असली सवाल यह है, तुम्हारी बीवी को घर में इतनी तकलीफ थी कि वो पड़ोस में जाने लगी और तुम्हें खबर तक नहीं थी। देवेंद्र की आंखें भर आती हैं। और रमेश भी गलत नहीं है बेटा, उसने मेहनत से एसी लिया, हर रोज पड़ोसी आकर बैठे, कोई भी परेशान होता। गलती किसी एक की नहीं, तीनों ने एक दूसरे से बात नहीं की, यही असली गलती है। अगले दिन दोनों परिवार आमने सामने, देवेंद्र रमेश से। भाई माफ करना, कमला की वजह से तुम्हें तकलीफ हुई। भाई कोई बात नहीं, पर सीधे बात करते तो अच्छा होता। कमला सुनीता से। भाभी, मैंने तुम्हारी मजबूरी नहीं समझी, माफ करना। कमला, तुम पड़ोसी हो, दुश्मन नहीं। कभी जरूरत हो बताओ, पर रोज का नहीं। दोनों हंसती हैं देवेंद्र रमेश से। भाई अगले महीने मैं भी एसी लगवाऊंगा, तब तुम आना हमारे घर। सब हंसते हैं। गर्मी ने पसीना निकाला, पर रिश्तों की गर्मी ने सच्चाई निकाली। हर घर की अपनी मेहनत होती है, हर इंसान की अपनी हद होती है, और हर रिश्ते की नींव होती है बातचीत। अगर कमला ने पहले देवेंद्र से कहा होता, अगर सुनीता ने पहले प्यार से समझाया होता, तो शायद ये नौबत ही ना आती। गर्मी सबको एक जैसी लगती है, पर कुछ लोग इसे अपनी औकात दिखाने का मौका बना लेते हैं। दो घर, एक पर नई गाड़ी खड़ी है, दूसरा साधारण। ये कहानी है तीन औरतों की, एक एसी की, एक पुराने पंखे की, और उस गर्मी की जिसने सबका असली चेहरा दिखा दिया। मई महीना, रघु शहर का ठेकेदार है, बड़ा एसी लगवाता है। मालती खिड़की से बाहर देखते हुए ऊंची आवाज में, रघु, जरा बाहर से देखो कैसा लग रहा है एसी, पूरे गांव को दिखना चाहिए। रघु हंसकर हाँ हाँ, दिख रहा है, चैन से रहो अब। मालती पड़ोस की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, सावित्री के घर वो खटारा पंखा और मेरे घर एसी, फर्क तो दिखना चाहिए। सावित्री अपने दरवाजे पर खड़ी है, देख रही है सावित्री मन में। अच्छा है उनके लिए, पर इसमें इतना दिखावा क्यों? अगले दिन सावित्री कुएं पर पानी भर रही है, मालती पीछे से आकर, अरे सावित्री, कल रात सोई कैसे इतनी गर्मी में? ठीक से सो गई, पंखा है। मालती हंसते हुए, पंखा? अरे पंखे में तो गर्म हवा आती है, हम तो एसी में सोए, लगा जैसे शिमला में हो। सावित्री शांति से। अच्छा है मालती, खुश रहो। तुम भी आ जाओ कभी, बैठना हमारे घर में, समझ आएगा फर्क। सावित्री मुस्कुराकर चली जाती है, जवाब नहीं देती मालती मन में। इसे तो जलन भी नहीं होती। पर इन दोनों के बीच एक तीसरा घर भी था, धनिया काकी का। न एसी न पंखा, बस एक हाथ का पुराना पंखा। सावित्री काकी के घर जाती है। काकी चूल्हे पर खाना बना रही हैं, पसीने से तर। काकी, इस गर्मी में चूल्हा, तबीयत खराब हो जाएगी। धनिया काकी हंसते हुए, क्या करे बहू, खाना तो बनाना ही है, गर्मी से डरी तो भूखे मरेंगे। काकी, आज खाना हमारे घर खाना। अरे ना ना। काकी ना मत करो। काकी की आंखें भर आती हैं। काकी धीरे से, तू पूछती है बहू, वो मालती तो कभी झांकती भी नहीं। कुछ दिन बाद गांव की महिलाएं इकट्ठा हैं। मालती बड़े गर्व से, क्या बताएं, इस साल की गर्मी पता ही नहीं चली हमें। एसी में बैठो, ठंडा पानी पियो, मजा आ गया। वाह मालती, सच में किस्मत वाली हो। मालती सावित्री की तरफ देखकर, और सावित्री अभी भी पंखे में काम चला रही है। अरे यार, जिंदगी में थोड़ा आगे बढ़ो। सबकी नजरें सावित्री पर जाती हैं। सावित्री शांत आवाज में, मालती, पंखे में भी जिंदगी चलती है, और अच्छे से चलती है। हाँ हाँ, चलती है, जिनके पास और कोई चारा ना हो उनके लिए। सावित्री कुछ नहीं बोलती, उठकर चली जाती है। काकी दूर से देख रही थीं। उनकी आंखें सख्त हो जाती हैं। और फिर आई वो रात जिसका किसी को इंतजार नहीं था। रात के 11 बजे पूरे गांव की बिजली गई। लंबा पावर कट। मालती चीखते हुए, रघु, रघु उठो, बिजली गई, एसी बंद हो गया। तो क्या करूं? घुटन हो रही है, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलता है।
बाहर भी लू चल रही है। मालती बाहर आकर पंखा भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये गांव बेकार है। पड़ोस में सावित्री के घर से आवाज आती है। वो सोहन से बात कर रही है। शांत है। मालती हैरान। ये सो कैसे रही है इस गर्मी में? सुबह मालती आंखें सूजी लेकर बाहर निकलती है। मालती सावित्री से थकी आवाज में। रात भर सोई नहीं, तुम कैसे सो गई? सावित्री मुस्कुराकर हम छत पर सो गए। खुला आसमान, थोड़ी हवा, नींद आ गई। छत पर मच्छर नहीं काटे? नीम की पत्तियां जला दी, पुराना तरीका है। मालती को अजीब लगता है। मालती अकड़ते हुए। ये सब जुगाड़ है, असल जिंदगी एसी में है। जब एसी होगा तब एसी में, जब नहीं होगा जुगाड़ी काम आएगा। मालती 3 दिन बाद गांव में बिजली नहीं आई। ट्रांसफार्मर जला। मालती रघु से। रघु, मुझसे नहीं सहा जा रहा, सिर दर्द हो रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है। पानी पियो। एसी के बिना रहने की आदत नहीं रही तुम्हें। तो क्या करूं, कहाँ जाऊं? बाहर से आवाज आती है। सावित्री दरवाजे पर है। मालती ठीक हो? सुना तबीयत खराब है। मालती हैरान। तुम्हें कैसे पता? गांव है, सब पता चलता है। चलो हमारे घर, छांव में बैठो। मैंने मिट्टी के घड़े का पानी रखा है। मालती अकड़ से। मुझे नहीं जाना। मालती अभी जिद छोड़ो, तबीयत जरूरी है। मालती सावित्री के घर में बैठी है। पुराना पंखा चल रहा है। मालती घड़े का पानी पीते हुए। ये पानी इतना ठंडा कैसे है? सावित्री हंसकर। मिट्टी का घड़ा, दादी का नुस्खा। धनिया काकी भी वहां है। मालती को देखकर कुछ नहीं बोलती। मालती धीरे से काकी से। काकी, आप कैसे रहती है इस गर्मी में? ना एसी ना पंखा। बहू, हमने वो जमाना देखा है जब बिजली भी नहीं थी। आम के पेड़ की छांव, मिट्टी का घर, कच्ची छत पर पानी, यही हमारा एसी था। मालती चुप हो जाती है। जो हर मौसम में टिका रहे वही असली मजबूत है। एसी तो बिजली पर निर्भर है बहू, इंसान को खुद पर निर्भर होना चाहिए। शाम को मालती अकेली बैठी है सावित्री के घर में। मालती धीरे से। सावित्री, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, सबके सामने तुम्हें नीचा दिखाया। मुझे लगता था एसी होना मतलब बड़ा होना, पंखे में रहना मतलब पिछड़ा होना। पर आज समझ आया, जब मेरा एसी बंद हुआ तो मैं एक रात भी नहीं सह पाई, और तुम इस पंखे में पूरी जिंदगी चला रही हो और मुझसे ज्यादा खुश हो। मालती एसी हो या पंखा फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है दिल में क्या है। तुम्हारे घर में एसी है ये अच्छी बात है, पर उसकी वजह से किसी को छोटा मत समझो। मालती की आंखें भर आती हैं। धनिया काकी उठती हैं। एक बात कहूँ दोनों को, मालती तुम गलत नहीं हो एसी लाने में, गलत हो उसे हथियार बनाने में। और सावित्री तुम सही हो, पर कभी कभी चुप रहना भी गलत होता है। जब कोई गलत करे प्यार से कह दो, रोको। गर्मी बाहर की हो तो पंखा एसी काम आता है, पर दिल की गर्मी वो सिर्फ माफी और इज्जत से जाती है। बिजली वापस आई। मालती का एसी चला, पर मालती खुद धनिया काकी के घर गई। हाथ में छोटा टेबल फैन लेकर मालती काकी को देते हुए। काकी ये रखो, गर्मी में काम आएगा। ये क्यों बहू? क्योंकि जो सबक आपने दिया वो किसी एसी से नहीं मिलता। सावित्री दरवाजे से देख रही है, मुस्कुरा रही है। उस गांव में 3 घर थे। एक में एसी था, एक में पंखा, एक में कुछ नहीं। पर सबसे ठंडा घर वो था जहां दिल में अहंकार नहीं था। गर्मी हर साल आती है, पर घमंड की गर्मी वो रिश्तों को ऐसे जलाती है जो एसी भी नहीं बुझा सकता। रात के 8 बजे दरवाजे पर जोरदार दस्तक। विक्रम भीगा हुआ, थका हुआ, चिढ़ा हुआ अंदर आता है। यार इस शहर में बारिश का कोई टाइम नहीं होता, अचानक आ जाती है और सब कुछ बर्बाद कर देती है। ऑटो वाला बीच रास्ते में छोड़ गया, कहता है आगे पानी भरा है। तो क्या मैं उड़कर जाऊं? पूरा रास्ता पैदल आया, देखो हालत, जूते भीग गए, पैंट भीग गई, बैग भीग गया। संध्या शांत आवाज में। कपड़े बदल लो पहले, तौलिया अलमारी में है, ऊपर वाली शेल्फ पर। और चाय रखती हूँ, अदरक वाली, ठंडी लग रही है बाहर से। चाय नहीं, कुछ खाने को दो, सुबह से कुछ ठीक से नहीं खाया। कैंटीन बंद थी दोपहर को, बिजली गई थी, और खाना तो तुमने टिफिन में दिया नीट था। संध्या रुककर, आवाज थोड़ी सख्त होकर। दिया था विक्रम, दही चावल और आलू की सब्जी तुम भूल गए घर से निकलते वक्त।
टिफिन अभी भी बैग के साइड पॉकेट में होगा। विक्रम बैग चेक करता है। टिफिन निकलता है। विक्रम धीरे से संध्या बिना कुछ कहे रसोई में वापस जाती है। विक्रम कपड़े बदल कर आता है। रसोई के दरवाजे पर खड़ा होता है। संध्या आलू मैश कर रही है। विक्रम खुशबू सूंघते हुए, समोसे बना रही हो आज अचानक? बारिश है, मौसम अच्छा है, मन किया। और तुम थके हुए आते हो तो कुछ अच्छा खाने को मिले, ये सोचकर सुबह से आलू उबाले थे। अच्छा, पिछली बार थोड़े ज्यादा तले थे, बहुत तैलीय हो गए थे। इस बार ध्यान रखना। संध्या हाथ रोककर, विक्रम, पिछली बार तुमने 3 समोसे खाए थे और चौथे के लिए हाथ भी बढ़ाया था। अगर इतने तैलीय थे तो रोके क्यों नहीं खुद को? अरे यार, मैंने बस सजेशन दिया, इतना सीरियसली क्यों ले रही हो? सजेशन तब अच्छा लगता है जब खुद कुछ किया हो। तुमने कभी रसोई में घुसकर देखा है कि एक एक समोसा बनाने में कितना वक्त लगता है? आटा गूंदना, लोई बेलना, मसाला भरना, किनारे बंद करना, फिर सही तापमान पर तलना, ये कोई 2 मिनट का काम नहीं है। और ऊपर से ये गर्मी में खड़े रहकर करो। पर आप हैं कि एक शब्द, तैलिए। विक्रम चुप हो जाता है। जवाब नहीं है उसके पास। संध्या वापस काम में लग जाती है। जाओ बाहर बैठो, मैं बुलाती हूँ जब तैयार हो जाएंगे। बारिश और तेज हो गई। दरवाजे पर हल्की दस्तक। विक्रम दरवाजा खोलता है। रामलाल जी छाते के साथ खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। विक्रम बेटा, माफ करना इस वक्त आया। दरअसल मीना की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। उसे सर्दी हो गई है और मैंने खिड़की से देखा कि संध्या बेटी रसोई में कुछ बना रही है। वो खुशबू, बेटा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, समोसों की खुशबू नहीं खींच लाया। पर असली बात यह है कि घर में अदरक खत्म हो गई है और मीना के लिए काढ़ा बनाना है। सोचा पड़ोस से मांग लूं। संध्या अंदर से सुनकर बाहर आती है। आइए रामलाल जी, बिल्कुल आइए। अदरक तो दे ही देंगे, पर पहले बैठिए। बाहर इतनी बारिश में आए हैं, एक कप चाय पी कर जाइए। रामलाल जी अंदर आते हुए, अरे बेटी तू भी ना, कहने को आया था अदरक के रिलेटेड, पर तू पूरा घर ही खोल देती है। यही संस्कार है तेरे, इसीलिए तो ये घर घर लगता है। विक्रम की तरफ देखते हुए, हंसते हुए, और विक्रम, तू बहुत किस्मत वाला है बेटा। घर में ऐसी बीवी हो जो बारिश की रात में समोसे बनाए, तो आदमी को और क्या चाहिए जिंदगी में। विक्रम फीकी हंसी। हाँ जी रामलाल जी। संध्या रसोई में समोसे तल रही है। विक्रम और रामलाल जी बाहर बैठे हैं। रामलाल जी, विक्रम, एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं जी, पूछिए। कब से देख रहा हूं, संध्या बेटी सुबह से शाम तक काम करती है, घर संभालती है, खाना बनाती है, तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखती है। पर तुम कभी ये नहीं पूछते कि संध्या, आज तुम कैसी हो? थकी तो नहीं? कुछ चाहिए तुम्हें? मैंने कभी ये सुना नहीं तुम्हारे मुंह से। और पड़ोसी हूं, बहुत कुछ दिखता है, बहुत कुछ सुनाई देता है। विक्रम थोड़ा असहज होकर, रामलाल जी, मैं काम पर जाता हूँ, कमाता हूँ, घर चलाता हूँ, ये सब क्या कम है? हर चीज वर्बल कहना जरूरी है क्या? रामलाल जी शांत मुस्कान के साथ, बेटा, पैसे से पेट भरता है, दिल नहीं। मैंने 35 साल पढ़ाया है और सबसे बड़ी सीख जो मुझे जिंदगी ने दी वो ये है कि घर की औरत को सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत होती है वो पैसा नहीं, तारीफ नहीं, तोहफा नहीं, बस ये एहसास होता है कि उसकी कोई कद्र करता है, कि उसका काम दिखता है, कि वो सिर्फ रसोई और झाड़ू तक सीमित नहीं है। विक्रम चुप है। मेरी मीना को आज सर्दी है, पर मैं जानता हूं, अगर मैं उससे कहूं कि मीना आज तुम आराम करो, मैं खाना बना लेता हूं, तो उसकी आधी बीमारी वहीं ठीक हो जाएगी। ये जादू है बेटा, ध्यान देने का जादू। रसोई से संध्या की आवाज आती है। संध्या खुशी से, रामलाल जी, समोसे तैयार हो गए, आइए। तीनों रसोई की मेज पर बैठते हैं। गरम समोसे, हरी चटनी और चाय। बाहर बारिश पूरे जोश में है। रामलाल जी पहला समोसा उठाते हुए, बेटी देखो, बाहर बारिश है, हाथ में गरम समोसा है और पास में अच्छे लोग हैं। जिंदगी में इससे ज्यादा क्या चाहिए? ये पल, यही असली अमीरी है। संध्या मुस्कुराते हुए, खाइए रामलाल जी, बताइए कैसा बना? रामलाल जी खाते हुए, आंखें बंद करके, बेटी, तेरे हाथ में सच में जादू है। अदरक एकदम सही मात्रा में है,
मसाला एकदम बैलेंस है और आटा इतना परफेक्ट है कि मुंह में घुल रहा है। 60 साल की जिंदगी में बहुत समोसे खाए, पर ये अलग है। विक्रम समोसा खाता है, चुप है। अंदर से कुछ महसूस हो रहा है। संध्या विक्रम की तरफ देखते हुए, कैसा बना विक्रम? विक्रम पुरानी आदत से, ठीक है। रामलाल जी की नजर विक्रम पर जाती है। हल्की मुस्कान। संध्या की आंखें एक पल के लिए उतर जाती हैं, फिर सामान्य हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद रामलाल जी बाथरूम गए हैं। विक्रम और संध्या अकेले हैं। विक्रम थोड़ी देर चुप रहकर अचानक, संध्या, एक बात बताऊं? ऑफिस में आज मिस्टर वर्मा की बीवी आई थी। बहुत स्मार्ट है, एमबीए किया है, ऑफिस में सबसे बात करती है, कॉन्फिडेंट है। वर्मा सर हमेशा कहते हैं, मेरी बीवी मेरी सबसे बड़ी ताकत है, वो वर्किंग है, इंडिपेंडेंट है। कभी कभी सोचता हूं, अगर तुमने भी कुछ किया होता, जॉब, कोई काम, तो अच्छा होता। एकदम सन्नाटा, सिर्फ बारिश की आवाज। संध्या का चेहरा पढ़ा नहीं जा सकता। वो बस समोसे की प्लेट को देख रही है। संध्या बहुत शांत आवाज में, जो गुस्से से ज्यादा खतरनाक होती है, ठीक है। विक्रम एहसास नहीं कि उसने क्या कह दिया। मेरा मतलब था कि संध्या उठकर बर्तन उठाने लगती है। मुझे पता है तुम्हारा मतलब। रामलाल जी वापस आते हैं, माहौल भांप लेते हैं तुरंत। रामलाल जी बैठते हुए सीधे विक्रम से, क्या हुआ? कुछ कहा क्या तुमने? नहीं जी, कुछ नहीं। विक्रम बेटा, मैं 60 साल का हूं, 35 साल बच्चों को पढ़ाया है। जब बच्चा झूठ बोलता था तो उसका चेहरा ऐसा ही होता था जैसा अभी तुम्हारा है। सच बताओ, क्या कहा? विक्रम चुप। संध्या रसोई से धीमी आवाज में, कह दीजिए उन्हें, शर्म किस बात की? विक्रम झिझकते हुए, मैंने बस कहा कि काश संध्या ने भी कुछ जॉब वॉब की होती, वर्किंग होती। रामलाल जी कुछ नहीं बोलते, एक लंबी सांस लेते हैं। रामलाल जी बहुत गंभीर होकर, विक्रम, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं और ध्यान से सोचकर जवाब देना। सुबह तुम्हारा नाश्ता कौन बनाता है? संध्या। तुम्हारे कपड़े कौन धोता है? बीमार पड़ो तो रात भर जागकर कौन देखता है? घर का बजट, राशन, बिजली का बिल, पड़ोसी से रिश्ता, त्योहार, मेहमान, ये सब कौन संभालता है? बेटा, ये सब क्या है? ये काम नहीं है। इसके लिए डिग्री नहीं चाहिए, इसके लिए ऑफिस नहीं जाना पड़ता। ये सब करने के लिए सुबह 5 बजे उठना पड़ता है और रात 11 बजे सोना पड़ता है, बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी सैलरी के, बिना किसी अप्रिसिएशन के। और तुम कह रहे हो कि काश वर्किंग होती। बेटा, संध्या वर्किंग है, वो सबसे ज्यादा वर्किंग है। बस उसकी सैलरी नहीं आती अकाउंट में, वो तुम्हारे घर में आती है, तुम्हारे खाने में आती है, तुम्हारे साफ कपड़ों में आती है, तुम्हारी जिंदगी की हर सुविधा में आती है। संध्या रसोई के दरवाजे पर खड़ी है, आंखें भरी हुई हैं, पर रो नहीं रही। संध्या शांत पर दर्द भरी आवाज में, विक्रम, मैंने कभी शिकायत नहीं की, तुमसे कभी नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। जब तुम्हारी नौकरी गई थी 2 साल पहले 6 महीने, तो मैंने घर की एक एक पाई बचाकर घर चलाया। तुम्हें पता भी नहीं चला कि मैंने अपनी माँ से लिए हुए सोने के कड़े उस वक्त बेच दिए थे ताकि तुम्हारा ईएमआई न डूबे। कभी नहीं बताया क्योंकि तुम उस वक्त पहले से परेशान थे। और आज जब मैंने बारिश में बैठकर तुम्हारे लिए घंटों मेहनत करके ये समोसे बनाए, तो तुमने कहा ठीक है, और फिर कहा कि काश मैं वर्किंग होती। विक्रम, मैं वर्किंग नहीं हूं, मैं सिर्फ इनविजिबल हूं। तुम्हें दिखती नहीं, इसलिए लगता है कि हूं ही नहीं। पूरी तरह सन्नाटा, बाहर बारिश, अंदर तीनों चुप। विक्रम की आंखें भर आती हैं, शायद पहली बार। विक्रम धीरे से उठता है, संध्या के पास जाता है, कुछ देर चुप खड़ा रहता है। विक्रम रूंधी आवाज में, संध्या, मुझे नहीं पता था कड़े वाली बात, मुझे सच में नहीं पता था। और आज जो मैंने कहा वो गलत था, बहुत गलत था। मुझे नहीं कहना चाहिए था, मैं थका हुआ था, ऑफिस में हुई बात से चिढ़ा हुआ था। पर ये एक्सक्यूज नहीं है। तुमने जो किया, जो हर रोज करती हो, वो मैंने कभी देखा ही नहीं, और जो नहीं दिखता उसकी कद्र भी नहीं होती। पर सच ये है कि तुम्हारे बिना ये घर घर नहीं है, ये बस 4 दीवारें हैं। और ये समोसे, ये ठीक है नहीं थे, ये बहुत अच्छे थे।
तुम हमेशा बहुत अच्छा बनाती हो, मैं बस कभी कहना नहीं जानता। संध्या कुछ नहीं बोलती। रामलाल जी उठते हुए अदरक लेकर। बेटा विक्रम, आज तुमने जो कहा वो ज्यादातर मर्द सोचते हैं पर कहते नहीं, और जो नहीं कहा वो ज्यादातर मर्द कभी समझते ही नहीं। तुम कम से कम आज समझे, यही बड़ी बात है। और संध्या बेटी, तू अपने आप को इनविजिबल मत समझ। जो घर को घर बनाता है वो कभी इनविजिबल नहीं होता, बस कभी कभी आंखें थोड़ी बंद हो जाती हैं। आज खुल गई। और ये समोसे बेटी, अगली बार मीना के लिए भी बनाना अलग से। उसे पता चला तो मुझे घर में नहीं घुसने देगी। तीनों हंसते हैं, हल्की राहत भरी हंसी। रामलाल जी जा चुके हैं। बारिश धीमी हो रही है। विक्रम और संध्या खिड़की के पास बैठे हैं। संध्या, एक बात पूछूं? पूछो। वो कड़े कितने में बिके थे? अब क्या करोगे जानकर? नए दिलाऊंगा, वादा नहीं करता, क्योंकि वादे मैं तोड़ता रहा हूं, पर कोशिश करूंगा। कड़े नहीं चाहिए, बस अगली बार जब मैं कुछ बनाऊं तो ठीक है मत कहना। विक्रम मुस्कुराते हुए। ठीक है, नहीं मेरा मतलब है, हाँ हाँ नहीं कहूंगा। दोनों हंसते हैं। बाहर बारिश की बूंदें अब धीमी है, जैसे तूफान के बाद सुकून आया हो। उस रात बारिश ने बहुत कुछ धोया। विक्रम की आंखों से वो परत धोई जो सालों की लापरवाही ने चढ़ा दी थी। संध्या के दिल से वो चुप्पी धोई जो सालों के अनकहे दर्द से भर गई थी। और उन समोसों ने जो बारिश में बने थे, वो काम किया जो शालों की बातचीत भी नहीं कर पाती। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी बातें सबसे छोटे मौकों पर होती हैं। शाम के 7 बजे संध्या रसोई में आटा गूंद रही है। बाहर से गरज की आवाज आती है। संध्या खिड़की की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए। आ गई बारिश। आज का मौसम देखकर ही मन कर रहा था कि कुछ गरम बनाऊं। समोसे ही सही रहेंगे। आलू उबले हैं, मटर है, हरी मिर्च है, बस मसाला ठीक से डालना होगा। विक्रम को तीखा पसंद है, पर तीखा खाकर फिर पानी मांगते रहते हैं पूरी रात, तो थोड़ा कम ही रखूंगी। और अगर ज्यादा बन गए तो रामलाल जी को भी दे देंगे। उनकी मीना भाभी को समोसे बहुत पसंद है। पिछली बार जब बनाए थे तो मीना भाभी ने कहा था, संध्या तेरे हाथ में जादू है। बहुत अच्छा लगा था सुनकर। पर विक्रम ने तब क्या कहा था? ठीक है, बस ठीक है। 5 साल हो गए, हमेशा ठीक है ही मिलता है।